अब हम बात करते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के सोसाइटी के बारे में। और सोसाइटी में बेटा दो चीज़ें हमेशा पढ़ते हैं कि उस वक्त की महिलाओं की कंडीशन कैसी है, बच्चों की कंडीशन कैसी है, लिटरेचर कैसा है, यानी समाज कैसे विकसित होता है। अगर आज आपको कभी किसी समाज को देखना है कि कोई समाज कितना डेवलप है, आप दो चीज़ें देखिए कि वहाँ की जो डाउन टोडन सोसाइटी है उसकी स्थिति कैसी है और वुमेन्स की कंडीशन कैसी है। अगर आप किसी घर को भी देखना चाहते हैं कि वो घर कितना सक्षम है, तो आप देखिए कि उस घर के बच्चे या उस घर की महिलाएं किस तरीके से रहती हैं, उनका कितने फ्रीडम, कितने पैसे या किस तरह के पहनावा है, आप उस घर की स्थिति अच्छे से जान सकते हैं। वैसे ही बेटा सोसाइटी देखने के लिए भी आज हम बात करेंगे कि वुमेन्स और मेन के बीच में इक्वालिटी थी और सोशल लाइफ स्ट्रक्चर कैसा था। तो बेटा बताना चाहता हूं आपको कि उस वक्त भी सोसाइटी जैसे आज है पैट्रियार्कल नेचर की होती थी। पैट्रियार्कल मतलब पितृ प्रधान समाज, यानी जो पिता पक्ष है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता था। जैसे आज आप इस बात को नोटिस कर सकते हो कि जब शादियां होती हैं तो लड़के लड़कियों के घर नहीं जाते, लड़कियां जो होती हैं वो लड़कों के घर जाती हैं। इसका मतलब क्या है कि जो पिता पक्ष है वो ज्यादा पावरफुल है, जो एक सोसाइटी में फैमिली को रन कर रहा है। लेकिन आज इस चीज को काफी डाइल्यूट कर दिया गया है लेटर वैदिक पीरियड में। उस वक्त ऐसा था, लेकिन फिर भी पैट्रियार्कल सोसाइटी होने के बाद भी महिलाओं की कंडीशन बिल्कुल एट पार थी मेंस की कंडीशन के। कैसे देखिए, बहुत सारे इंस्टेंसेस मिलते हैं इस बात के। एगैलिटेरियन और फ्लेक्सिबल सोसाइटी थी। हम बात करेंगे अभी इस रिजिड वर्ण सिस्टम जो कि कास्ट सिस्टम था, ये लेटर वैदिक पीरियड में आया, लेकिन अर्ली वैदिक पीरियड में इसके भी कुछ कुछ इंस्टेंसेस देखने को मिलते हैं जहां पर ये क्रिस्टलाइज नहीं था, सोशल मोबिलिटी एग्जिस्ट करती थी और वन पोजीशन वाज डिटरमाइंड मोर बाय मेरिट एंड फंक्शन रादर देन बाय बर्थ अलोन। इस बात को बहुत अच्छे समझते हैं। आइए बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहूंगा आज कास्ट सिस्टम का। आप एक बार इस बात को ध्यान समझिए और फिर शायद से आपका जो ये कास्ट सिस्टम को लेके कॉन्सेप्ट है वो समझ में आएगा आपको। जब हम सिविक्स पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, देन वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल 16 एंड विल टॉक अबाउट रिजर्वेशन पॉलिसी। जो ये रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार की है या अम्बेडकर साहब ने जो स्टार्टिंग में बनाया था वो आज भी चल रही है, ये कैसे इस कास्ट सिस्टम को खत्म करना चाहती है। लेकिन आप आज पढ़ रहे हैं इसकी शुरुआत, ध्यान समझिए बेटा। जब अर्ली वैदिक पीरियड था और लेटर वैदिक पीरियड, इसके बीच में एक थिक लाइन है। अर्ली वैदिक पीरियड में आप इस तरीके समझिए जैसे एक घर है बेटा। एक घर में अगर माता पिता हैं और बच्चे हैं तो हर एक व्यक्ति का अपना टास्क या घर का वर्क डिसाइड है और वो करना जरूरी है। जैसे कि अगर पापा घर पे रह के मान लो अगर डेली कोर्स कर रहे हैं और मम्मी बाहर अर्न कर रही है तो ये जरूरी है, हमें इसमें सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। घर के काम भी जरूरी है, बच्चों की देखरेख भी जरूरी है और बाहर कमा के पैसे लाना भी बहुत जरूरी है। तो आपस में लड़ाई नहीं होती इस चीज को लेके। अगर पापा बाहर जाके पैसे कमा के ला रहे हैं क्योंकि ये उनका पार्ट का हिस्सा है और मम्मी घर के सारे काम कर रही हैं और आप अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हो, तो इसका मतलब एक फैमिली अच्छे से चल रही है। लेकिन क्या होगा अगर दोनों ही बाहर कमाने जाने लगे, तो शायद से आपको फिर कोई सोशल वर्कर रखना पड़ेगा और फिर आप देखते हैं कि समाज में क्राइम डेवलप होता है। अगर बच्चे पढ़ाई ना करें तो क्या होगा, जो पैसे हैं वो वेस्ट होंगे। मेरा मतलब समझाने का था कि एक सोसाइटी को भी अच्छे से रन करने के लिए आपको हर तरह के लोग चाहिए। स्टार्टिंग में क्या था बेटा, अर्ली वैदिक पीरियड में ऐसे लोग जो आर्यंस की बनाई हुई है वैदिक एज की लिटरेचर्स को, आप जानते हैं वैदिक के जो टेक्स्ट हैं उन सब की भाषा संस्कृत थी और संस्कृत बेटा एक एलीट लैंग्वेज में आती थी, एलीट लैंग्वेज थी और इस वेद में सब कुछ लिखा हुआ था जो सोसाइटी को अच्छे से रन करने के लिए चाहिए होता है। तो ऐसे लोग जो इस संस्कृत लैंग्वेज को समझते थे, यानी कि वो एलीट्स में आ गए और वो इस वेदों को पढ़ सकते थे और पढ़ के जो आज हमने ज्ञान समझ रहे हैं वेदों के हाइम्स में लिखा है, सोसाइटी को एक सही डायरेक्शन दे सकते थे। उनको हम मानते थे कि उनके अंदर ब्रह्म का ज्ञान वास करता है। जो ब्राह्मण का कॉन्सेप्ट है बेटा वो यहां से आया है कि जो लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं वेद के, ये आप जानते हैं डिवाइन है। कुछ लोग ये मानते हैं मैथिकल में कि ये ब्रह्म जी की जुबान है, यानी ब्रह्म ने जो कहा ब्रह्मा जी ने वही आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ। अब अगर आप खुद सोचिए कि अगर कोई एक साइंस की किताब है उसको पढ़ के सारे एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं और जो पढ़ के समझ पा रहा है यानी कि वो सोसाइटी का सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी व्यक्ति है। ये कोई भी हो सकता है, हर वो व्यक्ति। यहां पर आपने पढ़ा ना कि प्रोवाइडेड बोथ वी हैव डिस्कस्ड हियर one's position was determined by more by merit and function than by the birth। तो कौन किस क्लास में पैदा हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो व्यक्ति इस काम को कर पा रहा है, सोसाइटी को गाइड कर पा रहा है, राजा को बता पा रहा है कि आपको इस तरीके से चीजें करनी है, इस तरीके से नहीं करनी है, अभी इस वक्त का क्लाइमेट ऐसा है, इस वक्त की चीजें ऐसी हैं,
तो इसका मतलब वो ज्यादा क्या है, सोसाइटी में पढ़ा लिखा है। तो हर वो व्यक्ति जो वेदों को समझ पा रहा था, संस्कृत लैंग्वेज में बोल पा रहा था, उस व्यक्ति को हमने कहा कि उसके अंदर तो ब्रह्म की जुबान है, एंड दोज वर कंसिडर्ड एज ब्राह्मण। कुछ लोग जो बुद्धिमान इतने नहीं थे या उनको संस्कृत में या टेक्स्ट इतने क्लियर नहीं होते थे, लेकिन वो लोग अपने बल से, अपनी भुजाओं और बाजुओं से इतने मजबूत थे कि वो उस ट्राइब की, क्लैन की रक्षा कर सकते थे, उनको प्रोटेक्ट कर सकते थे हर तरह के डिजास्टर से। लेकिन किसकी गाइडेंस पे? ब्राह्मण की गाइडेंस पे, यानी कि ऐसे लोगों की गाइडेंस पे जो उनको सही तरीके से समाज को चलाने में असिस्ट कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमने क्षत्रिय बोला। क्षत्रिय बोला। अब जो क्षत्रिय है वो जो प्रोटेक्ट कर रहा है, वो क्या प्रोटेक्ट कर रहा है? वो वेल्थ को प्रोटेक्ट कर रहा है। वेल्थ क्या थी उस वक्त? जो एनिमल्स हैं, आपके जो लाइफ स्टॉक्स यानी कि जो जानवर है, भेड़ बकरियां, इनको प्रोटेक्शन कर रहा है। अब ये चीजें और जो सरप्लस एग्रीकल्चर है, इन चीजों को प्रोटेक्शन करने का मतलब था कि हम इस चीज का ट्रेड कर पाए। ट्रेड करने के लिए आपको ऐसे लोग चाहिए जो इस चीज में काफी अच्छे हों, जिन्हें हम वैश्य कहते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो ट्रेडमैन या फिर क्राफ्ट की काम करते थे या फिर कुछ कलाएं बनाते थे या उनका व्यापार करते थे और पैसे कमाते थे और इसी सोसाइटी ट्राइब के लिए पैसे अर्न करते थे। अब जब ये टास्क पूरे हो गए तो हमें ऐसे लोग भी चाहिए थे जो डेली डे टू डे लाइफ करें। डे टू डे लाइफ के जो वर्क्स हैं, टास्क है, खाना बनाने से लेकर जो घर के कोर्स हैं, जैसे आपकी मम्मी घर में काम करती हैं, दैट डजंट मीन कि दैट इज शूद्र। दैट इज शूद्र वाज अ सिस्टम। ये क्लास सिस्टम था बेटा, आप बहुत ध्यान समझिएगा। लेट अर्ली वैदिक पीरियड में ये चीजें क्लासेस का पार्ट थी, कास्ट नहीं था, इसमें क्रिस्टलाइजेशन नहीं था, कोई बर्थ नहीं था। अब ब्राह्मण का बेटा ऐसा पैदा हुआ जो बहुत बलशाली है तो वो क्षत्रिय बन सकता था। मोबिलिटी, द मोबिलिटी एग्जिस्टेड, सोशल मोबिलिटी, यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्लास में होने की वजह से अपने वर्क के हिसाब से, अपने मेरिट के हिसाब से वो किसी भी तरफ शिफ्ट कर सकता था। अगर वो संस्कृत समझ पा रहा है वो ब्राह्मण कहलाएगा, वो वैश्य बन पा रहा है तो वैश्य, और अगर वो बाकी डे टू डे लाइफ में हेल्प कर रहा है, हथियार बनाना, तलवार बनाना, जो फावड़ा है या फिर जो लोहार के काम है या फिर जितने भी आप समझते हैं, लेकिन ये मिनिमल जॉब्स नहीं है बेटा। ये चीजें लेटर वैदिक एज में ऐसी हो जाएंगी कि ये कास्ट सिस्टम क्रिस्टलाइज हो जाएगा, इसमें थिक लाइंस आ जाएंगी और फिर क्या होगा? सोसाइटी डाइल्यूट हो जाएगी और सोसाइटी का पतन होना स्टार्ट होता है। और जैसे आज भी डिक्लाइन हो रहा है। अगर ब्राह्मण्स का कोई ऐसा बच्चा है क्षत्रिय जिसके बेटे को बहुत अच्छी नॉलेज है लेकिन वो ब्राह्मण बनना चाहता है, लेकिन वो बन नहीं सकता क्योंकि अब सोशल बैरियर आ जाएगा लेटर वैदिक एज में। प्रहलाद की कहानी सुनी है आपने? आपने क्या एकलव्य की कहानी सुनी है? यस, ये सब डिपिक्शन है। तो ये जो सोसाइटी में हम लोग सुनते हैं ये क्रिस्टलाइजेशन बाद में आया बेटा, तो पहले नहीं था। अब बाद में ये चीजें कास्ट का रूप ले लेंगी और फिर हमारे समाज की ऐसी दुर्गति होती है कि हम शूद्रों के अंदर भी ये कैटेगरी बनाते हैं, दैट इज अति शूद्र, अनटचेबल्स। और ये सब चीजों को खत्म करने के लिए ही आगे जो बाकी काम हुए और आज भी जो सोशल रिफॉर्मेशन चल रहा है। लेकिन आप महसूस करिए हजारों सालों तक जो कोई चीज हमारे दिमाग में बसाई जाएगी, अगर इसके लिए मैं आपको बताता हूँ, अगर हजारों साल तक कोई चीज बसाई जाएगी तो कैसे हम इस चीज से बाहर निकल पाएंगे? और ये कास्ट सिस्टम हमें ब्रेक करना पड़ेगा। किसी भी कंट्री में, टोटल वर्ल्ड में बेटा 193 कंट्रीज हैं जो कि यूनाइटेड नेशन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, और किसी भी कंट्री में कास्ट सिस्टम नहीं मिलता। क्लास सिस्टम है, अमीरी गरीबी की खाई है, ब्लैक एंड व्हाइट रेसिज्म वगैरह है, क्लासेस बटी हुई हैं। कास्ट सिस्टम इज ओनली इन द इंडिया, दैट इज हिंदू ट्रेडिशन। और इसी वजह से हमें बहुत आगे तकलीफें होंगी। विल डिस्कस बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड ब्रिटिशर्स एरा। वहां पर आपको समझ आएगा कि ये कास्ट सिस्टम ने कैसे हमको हमेशा पीछे घसीटा है। ओके बेटा, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आया था आपको, उस वक्त का सोशल स्ट्रक्चर कैसा था? तो कुल हुआ करता था। कुल मतलब फैमिली को हम कुल बोलते थे। फैमिली लार्जली पेट्रियार्कल होती थी, यानी प्रतिप्रधान समाज की, यानी कि पिता पक्ष की तरफ से, हेडेड बाय द फादर, जिसे गृहपति बोलते थे। सेवरल फैमिलीज मिलकर ग्राम बनाती थी। अब देखिए आज आप ग्राम शब्द कितनी जगह पे सुनते हैं, जैसे कि आपने गुरुगांव सुना होगा ना, गुरुग्राम, पहले गुरुगांव को गुरुग्राम बोलते हैं हम, है ना। ऐसे आपने ग्राम अपने आसपास एरियाज में सुना होगा। ये विलेजेस को बोलते थे। मल्टीपल विलेजेस विश या क्लैन फॉर्म करते थे। क्लैंस मिलकर जन या ट्राइब बनाते थे। इसी ट्राइब का हेड चीफ्टन या ट्राइबल में होता था। अब आते हैं बेटा वुमेन्स की कंडीशन पे। तो जो वुमेन्स की कंडीशन इस टाइम पीरियड में बेटा काफी अच्छी थी और बहुत बेहतर थी। उसके बाद से आज तक इस समाज में वुमेन्स को इतना अच्छा प्रिविलेज कभी नहीं मिला। ये वुमेन्स की कंडीशन वैदिक एज की है। इसके लिए एक पॉइंट कोट करना चाहूंगा। क्या आज आप महसूस कर सकते हैं कि कोई अगर एक, ये सोसाइटल एक्सेप्टेंस की बात है, हाँ, अगर हम थोड़ा सा अपना माइथोलॉजी को माने, आपने कहीं ना कहीं पांडवास के बारे में सुना होगा। कभी सुना है आपने महाभारत के बारे में बेटा, पांडवास के बारे में? आप जानते हैं महाभारत युद्ध क्यों हुआ? और उसमें जो सबसे मेन था कारण, वो
द्रौपदी का चीरहरण था। आपने अगर कभी सुना होगा, द्रौपदी जो कि पांडवों की वाइफ थी। मैं सिर्फ उस वक्त की सोशल मोबिलिटी की बात कर रहा हूँ। आप इमेजिन करके देखिए, हमारे देश में आज़ादी से पहले तक, या हम कहें हिंदू मैरिजेस एक्ट 1955 के पहले तक, हर एक हिंदू को भी मल्टीपल मैरिजेस करने की इजाज़त थी। 8 से 10, 7-8 वाइफ्स थी, कोई लिमिट नहीं थी। जैसे कि इस्लाम में तो 4 की लिमिट है, लेकिन हिंदू ट्रेडिशन में था। और ये चीज़ वुमेन की कंडीशन को और डिमीन करती है। आप महसूस कर रहे हैं, वुमेन को एज अ ऑब्जेक्टिफिकेशन, ऑब्जेक्ट ट्रीट करते थे। हम बात करेंगे 18वीं सेंचुरी के आसपास सती प्रथा जैसी चीज़ों की, और आपकी रूह कांप जाएगी कि कैसे हम महिलाओं को रख रहे थे, कितनी दुर्गति हो गई थी। पढ़ने लिखने से रोकना, हर चीज़ करना। धीरे धीरे चीज़ें 19वीं सेंचुरी, 20वीं सेंचुरी में आके सही हुई हैं, 1900 के बाद सही हुई है बेटा। और आज भी कंडीशन आप चेक कर सकते हैं, हर क्लास में, हर स्कूल में, हर जॉब प्रोफेशन में, और ऐसी दुर्गति है। मैं बात कर रहा हूं उस वक्त के समाज की, जब एक महिला 5 मेल्स के साथ में मैरिज कर सकती है, और ये चीज सोसाइटल एक्सेप्टेंस में है। कितना फोर साइटेड सोसाइटी रही होगी। आज ये चीज डेवलप कर पाना अपने सोसाइटी में बहुत लगभग नामुमकिन है। और ये चीज आप महसूस करिए कि हमारे जो माइथोलॉजी है, मिथ है, उसको दिखा रही है कि वुमेन्स कंडीशन कितनी ज़्यादा पावरफुल थी। या यज्ञ करना, या फिर रिचुअल्स में रहना, और हर एक तरह के पूजा पाठ में बैठना, ये सब कल्चर हमारी सोसाइटी में था एक टाइम पे। और ये चीज़ डाइल्यूट होती गई, और फिर लास्ट में इनका पतन हो चुका है। अब देखिए यहाँ पर दिखाएंगे, जैसे कि इंजॉय राइट्स फ्रीडम दैट वुड डिमिनिश सिग्निफिकेंटली इन लेटर पीरियड। यहाँ लिखा हुआ है कि बहुत सारे राइट्स थे, प्रिविलेजेस थी, फ्रीडम थी महिलाओं के पास में, और लेटर वैदिक पीरियड में ये सब खत्म हो जाएगा। दे कुड अटेंड असेंबलीज, यस, सभा समिति जो हमने पढ़ा बेटा, उसमें बैठने का अधिकार था महिलाओं को। आज आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कैसी हैं, उसमें कितनी वुमेन्स को मिनिस्ट्रीज होल्ड करती हैं, और पार्लियामेंट में कैसे रहते हैं। A remarkable fact given that the patriarchal nature of most ancient societies, yes, patriarchal nature था, फिर भी वुमेन्स की कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। जैसे कि आप 3 के बारे में पढ़ सकते हैं, तो गार्गी, अपाला और घोषा के बारे में। गार्गी का बेटा नाम आता है, जो याज्ञवल्क्य थे, उनके साथ में पब्लिक डिबेट में। पब्लिक डिबेट क्या बेटा? ये शास्त्रार्थ हैं। हमें ऋग्वेद के अंदर ये बात मिलती है कि फिलोसफिकल वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है फिलोसफीज में, उसमें भी है। मतलब जैसे सोसाइटी की जो चीजें होती हैं, शास्त्रार्थ मतलब उस वक्त के जो शास्त्र हैं, वेद हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हुए हमें मिलती हैं गार्गी जी। इसके बाद में याज्ञवल्क्य के साथ में, ये उपनिषदों में लिखा हुआ है। अपाला के बारे में भी हम पढ़ते हैं कि उन्होंने हाइम्स कंपोज किए थे। घोषा ने भी ऋग्वेद में कुछ 10वें मंडल में हाइम्स को क्या किया बेटा, कोट किया है या लिखा है। और ये दिखाता है कि उस वक्त की सोसाइटी में जो महिलाएं थी वो एजुकेशन रिसीव कर सकती थी, वो फ्रीली मूव कर सकती थी, एंड दे हैव लॉट ऑफ राइट्स दैट वर प्रेजेंट। लेटर वैदिक पीरियड में सब चीजें खत्म हो जाएंगी। विल डिस्कस दिस।